वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। शाम हो गई थी, प्लेटफॉर्म की बत्तियां जल उठी। इस दौरान मैं 3 बार काउंटर पर खड़ा चाय पी चुका था। खुदा खुदा करके एक खाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उस वक्त तक झांसी दिल्ली की तरफ जाने वाले काफी मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर अपने अपने सामान और माल असबाब के साथ आकर जमा हो गए थे। गाड़ी के लगते ही मुसाफिरों ने खाली डिब्बों पर हल्ला बोल दिया, मगर खाली डिब्बे ज्यादा नहीं थे। मैं भी एक निस्बतन खाली डिब्बे में आकर बड़े आराम से खिड़की वाली सीट के पास बैठ गया। ये गाड़ी शुरू से ही पैसेंजर ट्रेन बन गई। रास्ते में छोटे से छोटा स्टेशन भी आता तो वहाँ खड़ी हो जाती और देर तक खड़ी रहती। इस ट्रेन ने मुझे अगले दिन रात के 10-11 बजे झांसी पहुंचाया। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। किताबों वाले स्टॉल पर जाकर अखबार खरीदे। हर अखबार में मडघाट पर फौजी ट्रेन की खबर नुमाया सुर्खियों के साथ छपी हुई थी। हर अखबार ने फौजी जराये के मुताबिक यही लिखा था कि ये काम कश्मीरी मुजाहिदीन का है और शहरी पुलिस और मिलिट्री पुलिस इस ट्रेन की तबाही के जिम्मेदार तखरीबकारों यानी कश्मीरी मुजाहिदीन की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। मुजरिमों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर भी जगह जगह मिलिट्री पुलिस के जवान नजर आए। गेट पर भी पुलिस के 2 सिपाही खड़े बाहर निकलने वाले हर मुसाफिर को गौर से देख रहे थे। मैंने उनकी बिल्कुल परवाह न की और टिकट चेकर को टिकट देकर बाहर निकल गया। झांसी हिंदुस्तान के मशहूर शहरों में से है। इस शहर से मुसलमानों की बड़ी अनमोल दीनी, इल्मी और अदबी रिवायात वाबस्ता हैं। मगर इस शहर में भी मैंने मुसलमानों को गुर्बत और माशी पसमानदगी की हालत में देखा। मैं किसी मुसलमान होटल में ठहरना चाहता था। यहाँ मुझे अपने मास्टर स्पाई की हिदायत के मुताबिक कम से कम 3 रोज कयाम करना था, ताकि जब मैं ट्रेन में सवार होकर वापस अहमदाबाद जाऊं और रास्ते में भोपाल और रतलाम के शहरों से गुजरूं तो मिलिट्री और सिविल पुलिस की सिक्योरिटी के इकदामात थोड़े नरम पड़ चुके हों। मैं झांसी रेलवे स्टेशन के आसपास के बाजारों में घूमने लगा। अभी रात के 12 भी नहीं बजे थे। झांसी शहर में काफी रौनक थी। यहाँ बहुत से होटल थे। एक होटल की दूसरी मंजिल पर लगा हुआ ताजमहल होटल का नियॉन साइन बोर्ड रोशन नजर आया तो मैंने उसी होटल में कमरा किराए पर ले लिया। मैंने अपना नाम इमरान अली लिखवाया और कहा कि मैं बरेली में प्लास्टिक के ढोंगे बाल्टियां बनाने का काम करता हूँ। यहाँ झांसी में मार्केट का जायजा लेने आया हूँ। रात मैंने बड़े आराम से अपने कमरे में सोकर गुजारी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त शहर में थोड़ी देर इधर उधर फिरता रहा। शाम को होटल में वापस आ गया। यहाँ दिल नहीं लग रहा था। तबीयत यही चाह रही थी कि मैं जल्दी से अहमदाबाद जाऊं और मिस्टर पांडे से मिलिट्री ट्रेन की तबाही का हाल सुनूं और ये मालूम करूं कि क्या ट्रेन में नेपाम बम वाले सारे रॉकेट तबाह हो गए थे या नहीं, या जो भी सूरत हाल हो तरीके से मालूम करूं। मुझसे तीसरे दिन झांसी में न रहा गया। मैं दूसरे रोज ही रात की गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद रवाना हो गया। मडघाट का रेलवे ट्रैक बंद था। असलहा बारूद के धमाकों से चूंकि सारे का सारा स्टेशन ही उड़ गया था, इसलिए गाड़ियां अभी उस तरफ से होकर भोपाल अहमदाबाद नहीं जाती थी। मालूम होता था कि हमारे कमांडो ऑपरेशन ने वाकई बड़ी तबाही मचाई थी। जिस गाड़ी में मैं सवार था वो झांसी से भरतपुर और भरतपुर से कोटा होती हुई अहमदाबाद पहुंची। मैं ला बाजार गया। वहां से अपने लिए खद्दर का नया कुर्ता पाजामा, सदरी चप्पल और तिलक लगाने वाली डिब्बी खरीदी। उस दुकान के अंदर ही जीन्स जैकेट उतार कर लिफाफे में बंद किया। दूसरे कपड़े बदले। एक पार्क में पुराने कपड़ों का लिफाफा कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया। कलाई पर मंगलसूत्र भी बांध लिया और पार्क में ही एक तरफ बैठकर माथे पर तिलक भी लगा लिया। जो रकम बची थी वो जेब में रख ली और टैक्सी लेकर मिस्टर पांडे के बंगले की तरफ रवाना हुआ। मिस्टर पांडे अभी दफ्तर नहीं गए थे। मीनाक्षी सो रही थी। वो खुद ड्राइंग रूम में बैठे नाश्ते के बाद सिगार पी रहे थे। मुझे हाथ बांध कर मिले, मेरे घुटनों को छुआ और बड़ी लजाजत से पूछा, गुरुदेव मैं तो आप ही की राह देख रहा था। सोमनाथ जी की यात्रा जरूर अच्छी रही होगी। आपने मेरे लिए भी जरूर प्रार्थना की होगी। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर पांडे मेरे लिए चाय बनाने लगा। शक्ल से काफी परेशान नजर आ रहा था। मुझे उसकी परेशानी की वजह मालूम थी। मैंने कहा, गोकुलदास, हमने तुम्हारे लिए खास तौर पर श्री कृष्ण भगवान का नाम का जाप किया है, 1000 सूत्रों का पाठ किया है। मिस्टर पांडे ने चाय की प्याली मेरे आगे बड़े अदब से रखते हुए कहा, महाराज मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्यों गोकुलदास, क्या हुआ बताओ? आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? हमसे जो हो सकेगा तुम्हारे लिए करेंगे। मिस्टर पांडे ने मेरे करीब कुर्सी घसीट ली और बोला, आपको तो शायद मालूम ही नहीं कि मेरी दफ्तरी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और किस किस्म की हैं। मैंने भी कभी आपसे उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप महावीर के सच्चे भक्त हैं। आप दुनियादारी के झमेलों से कोसों दूर हैं। मैंने जानबूझकर आवाज को रोबदार बनाते हुए कहा,
गोकुलदास, अपनी मुश्किल बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। मैं चाय पीने लगा। मिस्टर पांडे ने जल्दी से हाथ बांध लिए और बोला, गुरुदेव, गोला बारूद से भरी हुई एक ट्रेन हमने कश्मीर फ्रंट पर अपने फौजी यूनिटों के लिए भेजी थी, उसे कश्मीरी कमांडोज ने उड़ा दिया है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या ये कोई पैसेंजर ट्रेन थी? गोकुलदास बोला, नहीं महाराज, सारे के सारे डिब्बे मालगाड़ी के थे और उनमें असलहा लदा हुआ था। मैं नेपाम रॉकेटों की तबाही की तस्दीक चाहता था। मैंने पूछा, क्या उसमें कोई खास किस्म का असलहा था? जी महाराज, उसमें अग्नि रॉकेट थे, उन्हें नेपाम रॉकेट भी कहा जाता है। ये हमने खास तौर पर कश्मीर फ्रंट के लिए किसी दूसरे मुल्क से हासिल किए थे, वो भी दूसरे असलहे के साथ भस्म हो गए। मैंने कहा, गोकुलदास, चंद इसी किस्म के हादसे तो दुनिया के मुल्कों में होते ही रहते हैं, तुम क्यों परेशान हो? मिस्टर पांडे ने कहा, महाराज, इस ट्रेन को देवलाली से जम्मू तवी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे महकमे के सुपुर्द थी। मेरे महकमे का एक खास सिक्योरिटी स्टाफ भी साथ जा रहा था। महाराज, ऊपर पंजाब और जम्मू कश्मीर में तो इस किस्म के धमाके होते रहते हैं, लेकिन हमारे प्रांत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीरी कमांडोज ने भोपाल और झांसी के दरमियान किसी फौजी गाड़ी को उड़ा दिया हो। महाराज, मडघाट के स्टेशन पर तो बड़ी तबाही हुई है, स्टेशन का नामो निशान बाकी नहीं रहा। आपको शायद मालूम न हो महाराज कि हमारा महकमा सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा है और खास प्रधानमंत्री इंदिरा जी के मातहत है। ऊपर तो तूफान मच गया हुआ है, मेरे खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। गोकुलदास की आवाज मजीद बुझ गई। बोला, मैं अपनी तरक्की की फिक्र में था और यहाँ मेरी नौकरी और मेरे पूरे सरकारी करियर की साख खतरे में पड़ गई है। महाराज, प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए, नहीं तो न सिर्फ ये कि मुझे नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, बल्कि मेरी पेंशन भी जब्त हो जाएगी और सारी जिंदगी के लिए बदनामी का दाग मेरे माथे पर लग जाएगा। मैं मुतमईन हो गया। हम जो चाहते थे वैसा ही हुआ था। मैंने मिस्टर पांडे को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, गोकुलदास, तुम चिंता मत करो, हमसे जो हो सकेगा तुम्हारे लिए करेंगे। हम भगवान शिव जी के चरणों में खुद तुम्हारी अरदास पेश करेंगे। मिस्टर पांडे मेरी शुभदबाजियां देख चुका था, जिनको वो मेरी करामतें समझ रहा था। मेरे घुटनों पर हाथ रख कर कहने लगा, महाराज, मेरी लाज रख लें, मुझे बर्बाद होने से बचा लें। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने एक खास मकसद जहन में रखते हुए उसे कहा, तुम्हें कह दिया ना कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे लिए भगवान शिव जी का खास चिल्ला करेंगे। आइंदा अगर कोई इस किस्म की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर पड़ने वाली हो तो हमें खबर कर देना, हम तुम्हें बचा लेंगे। मेरा तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा था। मिस्टर पांडे ने मुझे हमारे अगले कमांडो ऑपरेशन का टारगेट खुद ही बता दिया। कहने लगा, महाराज, मुझसे गलती हो गई कि आपको कुछ न बताया, वरना ये दिन न देखना पड़ता। अब अगले महीने के पहले हफ्ते में किसी रोज हमारा एक बहुत बड़ा माल बरदार बहरी जहाज इसराइल की किसी बंदरगाह से कोबरा जंगी हेलीकॉप्टरों की पूरी खेप और मीडियम फेल्ड तोपें लेकर द्वारका की बंदरगाह पर आकर लगेगा। अगर इस दौरान मुझे नौकरी से छुट्टी न मिल गई तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेरे महकमे के सुपुर्द होगी। मगर महाराज, पहले आप मुझे इस मुश्किल से बचाएं जिसमें मैं फंस चुका हूँ। मिस्टर पांडे ने मुझे बहुत बड़ा टारगेट दे दिया था। मैंने अपनी मालूमात के लिए उससे पूछा। हम अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। बीच बीच में कभी कभी वो हिंदी बोलने लग जाता। मैं अंग्रेजी में उससे ज्यादातर इसलिए बात करता कि अगरचे मैं हिंदी पूरी तरह जानता था, मगर किसी वक्त मेरे मुंह से फारसी और अरबी का कोई लफ्ज न निकल जाए। मैंने उसे पूछा, गोकुलदास, हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, मुझे बताओ कि हमारी हुकूमत आखिर इतना दौलत खर्च करके ये असलहा क्यों मंगवा रही है? हमारी पाकिस्तान से कोई जंग तो नहीं लगी? पांडे कहने लगा, महाराज, आपको तो मालूम ही है कि कश्मीर पर हमने वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ कब्जा कर रखा है। कश्मीरी मुसलमान हमारे गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक किस्म का धर्म युद्ध होता है। वहाँ हमारी फौज भी आजिज आ गई है। हम ये सारा असलहा कश्मीरी फ्रंट पर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मंगवा रहे हैं, क्योंकि महाराज, कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया तो पूरा मशरकी पंजाब भी हमारे पास नहीं रहेगा। सिख वहाँ फौरन खालिस्तान बना लेंगे। वो हाथ जोड़कर सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, गुरुदेव, मुझ पर बड़ी भारी बिपता आन पड़ी है, मुझे इस बिपता में से निकाल लीजिए। मैं सारा जीवन आपके चरणों में गुजार दूंगा। मैंने कुर्सी से उठते हुए मिस्टर पांडे के सर पर हाथ रखते हुए बड़े जलाल से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा गोकुलदास, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी रखवाली करेंगे। अब हम ऊपर वाले कमरे में आराम करने जा रहे हैं। मैंने अपने कमरे में आकर सबसे पहला काम ये किया कि खुफिया जगह पर छुपाए हुए सिगरेट लाइटर ट्रांसमीटर को निकाल कर देखा। वो अपनी जगह पर महफूज पड़ा था। इस दौरान नीचे ड्राइंग रूम के टेलीफोन में लगा हुआ मेरा माइक्रोफोन भी अपनी जगह पर मौजूद था। मैंने उठाकर कान से लगाया। ड्राइंग रूम में बाहर की आवाजों की भिनभिनाहट साफ सुनाई दे रही थी। मेरा ब्रीफकेस, जिसमें मेरे काफी रुपए बंद थे, अलमारी के एक खाने में बिल्कुल महफूज पड़ा था। मैंने चाबी लगाकर उसे भी खोल कर देखा। सारे करेंसी नोट मौजूद थे। इतने पैसे ही कम हुए थे जितने मैं निकाल कर ले गया था। यहाँ मेरी किसी चीज को किसी नौकर वगैरह का हाथ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। घर के सब नौकरों वगैरह को मालूम था कि मैं अंतर्यामी संत साधु हूँ। मुझे एक एक बात का पता चल जाता है।
मैं ये खबर अपने स्पाई करीम भाई तक पहुंचाने के लिए बेताब था कि अगले महीने के पहले हफ्ते भारत का एक माल बरदार बहरी जहाज, जंगी हेलीकॉप्टर और मीडियम फील्ड तोपों की भारी खेप लेकर द्वारका की जेटी पर लगने वाला है। उसको मैं मिस्टर पांडे के बंगले से रेडियो ट्रांसमीटर पर यह खबर नहीं सुना सकता था, यहाँ से उसे फोन भी नहीं कर सकता था। मुझे बाहर किसी महफूज जगह से उसको टेलीफोन करके दिन या रात के वक्त मुलाकात का कोई वक्त तय करना था। मैंने सोचा कि मुझे टेलीफोन करने के लिए मीनाक्षी के साथ गाड़ी में बाहर निकलना चाहिए। इस तरह मैं निगरानी करने वालों की नजरों से बच सकता था। एक ख्याल ये भी था कि फौजी ट्रेन की तबाही के बाद मिस्टर पांडे की आला सतह पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। ऐन मुमकिन था कि कोठी के बाहर मामूल की ड्यूटी पर बैठे हुए सीक्रेट सर्विस के आदमियों को अलर्ट कर दिया गया हो और अब वो हंगामी बुनियादों पर मेरी निगरानी शुरू कर दें। अब मेरा इस बंगले से अकेला निकलकर सिवाय किसी मंदिर के दूसरी जगहों पर जाना खतरनाक साबित हो सकता था। मिस्टर पांडे की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि मीनाक्षी अभी अपने कमरे में ही है। वो रात को डांस सेंटर से देर से आई थी। मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर मीनाक्षी के कमरे का नंबर डायल किया। वो अपने बेडरूम में ही थी। मेरी आवाज सुनकर खुश होकर बोली, गुरुजी आप कब आए? पिताजी तो आपके आने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उसने फिक्रमंद होकर कहा, डैडी बहुत परेशान है गुरुजी, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो रही है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे डैडी ने सब कुछ बता दिया है। मैं उनके पास से ही उठकर अपने कमरे में आया हूँ। मीनाक्षी ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, गुरुजी प्लीज मेरे डैडी को इस परेशानी से बचा लें। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मुझसे जो हो सका वो करूंगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे डैडी पर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। हाँ, मैंने इस वक्त तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मुझे महंत जी से मिलने मंदिर जाना है। उनके लिए सोमनाथ मंदिर के बड़े पंडित जी का एक खास संदेशा लाया हूँ। तुम ऐसा करो कि मुझे अपनी गाड़ी में मंदिर तक छोड़ाओ। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी के साथ गाड़ी में बैठा नारायण जी के मंदिर की तरफ जा रहा था। बंगले से निकलते वक्त मैंने सामने वाले शीशे में से पीछे निगाह डाली थी। मुझे सामने दरख्त के पास एक आदमी उठकर दूसरी तरफ जाता दिखाई दिया था। अब मजीद मोहतात रहने की जरूरत थी। ये सीक्रेट सर्विस का आदमी भी हो सकता था। मुमकिन है पुलिस की कोई खास गाड़ी कहीं करीब ही मौजूद हो और वो उसमें बैठकर मेरे ताक़ुब में आए। मिलिट्री एमुनेशन की ट्रेन की तबाही और मिस्टर पांडे के खिलाफ ऊपर की सतह की इंक्वायरी शुरू हो जाने के बाद खुफिया पुलिस के ये इक़दामात बिल्कुल ज़ाब्ते के मुताबिक थे। मीनाक्षी मुझे मंदिर के दरवाजे तक उतार कर चली गई। मैं मंदिर के बड़े कमरे में महावीर की बड़ी मूर्ति के पास कुछ देर आंखें बंद करके बैठा रहा। मेरे हाथ माला के दानों पर चल रहे थे, मगर जहन कुछ और सोच रहा था। किस तरह बाहर निकलूं और कहां जाकर मास्टर स्पाई करीम भाई से फोन पर राब्ता करूं। अब मुझे ये धड़का लगा रहता था कि कहीं अचानक पुलिस आकर मिस्टर पांडे के बंगले में मेरे कमरे की तलाशी न शुरू कर दे। वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा कर सकती थी। तलाशी लेने की सूरत में मेरा सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर बरामद हो सकता था। वो मेरे गैर मुल्की जासूस होने का बहुत बड़ा सबूत था, मगर ये खतरा तो बहरहाल मुझे मोल लेना ही था। मैं कोई पौन घंटा वहां बैठा रहा, फिर उठकर मूर्ति के कदमों को छूकर हाथ आंखों के साथ लगाए और आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ मंदिर के अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा। पूजा करने वाले उस दरवाजे से भी आ जा रहे थे। मैंने दरवाजे की दूसरी जानिब निगाह दौड़ाई। अगर खुफिया पुलिस का कोई आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था तो वो यकीनन उसी दरवाजे पर मौजूद होगा। वहाँ 2-3 आदमी थे। ये आम गुजराती हिंदू थे जो एक स्टॉल पर से फूलों की मालाएं खरीद रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि अब जो हो सो हो, मुझे तो बहरहाल यहाँ से निकलना ही है। बड़े दरवाजे से नहीं तो अकबी दरवाजे से ही सही। और मैं अकबी दरवाजे से निकल गया, जहाँ एक छोटी सी सड़क मंदिर की दीवार के साथ घूमती हुई दूसरी तरफ बड़ी सड़क पर निकल जाती थी। मैं बड़े सुकून से हिंदू साधुओं की तरह कदम कदम चलता, एक हाथ में माला चलाता बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ से एक टैक्सी पकड़ी और बड़े चौक वाले सिनेमा हाउस के सामने जो रेस्टोरेंट था वहाँ उतर गया। इस रेस्टोरेंट से मैं पहले भी एक बार टेलीफोन कर चुका था। फोन काउंटर के पीछे एक तपाई पर पड़ा रहता था। मैंने रेस्टोरेंट के मालिक से इजाजत लेकर करीम भाई का नंबर घुमाया। उसने मेरी आवाज सुनते ही पूछा, कोई खास बात? ये शख्स टेलीफोन पर हमेशा मुख्तसर और शॉर्ट हैंड में गुफ्तगू करता था। मैंने कहा, स्वामी महावीर जी की जयंती करीब आ रही है, आपसे उस बारे में बात करनी थी। दूसरी तरफ से आवाज आई, 1 घंटे बाद कंकर कंकरियां झील के पास सुल्तान कुतुबुद्दीन की मस्जिद के पीछे आ जाओ। और फोन बंद हो गया। मुझे बहरहाल वहां पहुंचना था। मैंने सोचा कि 1 घंटा कहां पर गुजारा जाए कि अगर कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे लगा हुआ भी है तो उसे शक भी न पड़े और धोखे से उसकी नजरों से ओझल होने की कोशिश भी की जाए। मैं रेस्टोरेंट से निकल आया। सामने बस स्टॉप था। लोग बस के इंतजार में खड़े थे। मैंने दिल ही दिल में एक स्कीम बना ली। जैसे ही बस आई, लोग उसमें सवार होने लगे। मैं भी लोगों के हुजूम में घुस गया। उस बस के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा पीछे था जहां से लोग सवार होते थे। दूसरा दरवाजा ड्राइवर की सीट के सामने दूसरी तरफ खुलता था, जहां से सवारियां उतरती थीं। बस के अंदर आते ही मैं सीट की तलाश के बहाने अगले दरवाजे की तरफ चलने लगा। फिर दूसरे दरवाजे के पास जाकर जल्दी से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही मैंने एक रिक्शे को हाथ दिया। वो रुक गया। मैं उसमें घुस गया और ड्राइवर से
कंकर कंकरियां झील की तरफ चलने को कहा। इस किस्म की सूरत हाल में मैं इससे ज्यादा एहतियात नहीं कर सकता था। अगर वाकई अब भी कोई आदमी मेरे पीछे आ रहा था तो फिर उससे निजात हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं सिर्फ उस वक्त कमांडो अटैक का आखिरी हरबा इस्तेमाल करने का कायल था जब दूसरा कोई चाराकार बाकी न रहा हो। मोटर रिक्शे ने मुझे कंकर कंकरियां झील वाले पार्क के दरवाजे पर पहुंचा दिया। ये झील अहमदाबाद की बड़ी मशहूर झील और तफरीही मकाम है। मैं पहले भी इस झील का जिक्र कर चुका हूँ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने इस झील को बड़ी तरक्की दी थी और आसपास घने फलदार दरख्त भी लगवाए थे। जहांगीर बादशाह यहाँ तफरी और शिकार की गरज से अक्सर आया करता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने झील किनारे एक आली शान मस्जिद भी बनवाई थी जो अपनी शानो शौकत और जाहो जलाल के साथ आज भी कायम थी। झील के किनारे किनारे दूर तक इस तारीखी मस्जिद का बरामदा चला गया था। बरामदे के सतूनों का अक्स झील के साकिन पानी में झिलमिलाता नजर आता था। मैं मस्जिद के पीछे चला आया। ये जगह निस्बतन वीरान वीरान सी थी। एक बारादरी का खंडर सा बाकी रह गया था। मैं खंडर के एक जानिब होकर साय में बैठ गया। मैंने माला का जाप शुरू कर दिया और यूं बैठा था जैसे भगवान का सिमरन कर रहा हूँ। मैं कनखियों से चारों तरफ देख रहा था। मुझे वहाँ कोई मशकूक आदमी नजर न आया। ठीक वक्त पर एक तरफ से करीम भाई आता दिखाई दिया। वो मेरे करीब से होकर आगे निकल गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, फासला रख के मेरे पीछे आओ। मैंने ऐसा ही किया। आगे दरख्तों के दरमियान एक जगह पुराने जमाने का एक टूटा हुआ मीनार था जिसकी निचली मंजिल ही बाकी रह गई थी। इस मीनार में दरवाजा था और सीढ़ियां नीचे जाती थी, जिस तरह लाहौर के मकबरा जहांगीर के मीनारों में सीढ़ियां बनी हुई हैं। करीम भाई सीढ़ियां उतर कर नीचे चला गया था। मैं भी नीचे उतर गया। नीचे एक छोटे से बंद गार के और कुछ नहीं था। करीम भाई ने मुझे देखते ही पूछा, कोई खास बात? मैंने उसे द्वारका की बंदरगाह पर अगले महीने के पहले हफ्ते में आने वाले बहरी जहाज के बारे में जल्दी जल्दी सारी तफसील बता दी। वो बोला, इस जहाज में जो कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर आ रहे हैं वो यकीनन कश्मीर के फ्रंट पर कश्मीरी मुजाहिदों के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे और मीडियम तोपखाना भी कश्मीरी महाज के लिए ही मंगवाया गया है, वरना इस किस्म के असलहा मंगवाने की इस वक्त जरूरत नहीं थी। ये सारा असलहा कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को कुचलने के लिए ही मंगवाया गया है, क्योंकि कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन हर रोज जबरदस्त कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। भारतीय फौजों का बहुत जानी नुकसान हो रहा है। मैंने कहा, फिर तो इस जहाज की तबाही बहुत जरूरी है। करीम भाई कहने लगा, इसके लिए तुम्हें द्वारका जाना होगा, लेकिन पहले तुम सोमनाथ जाओगे और मंदिर में एक पुजारी संत बनकर हालात का जायजा लोगे। द्वारका वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं इस मिशन में भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मगर मैं पहले द्वारका का जाकर जायजा लूंगा कि हम बंदरगाह में किस तरीके से दाखिल हो सकते हैं और हमें जहाज तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना होगा, क्योंकि इस जहाज की सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया गया होगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें जहाज को तबाह करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? करीम भाई ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जहाज की बंदरगाह में आमद से एक हफ्ता पहले द्वारका में मौजूद हूँगा। तुम सोमनाथ के मंदिर में ही पुजारी की हैसियत से रहोगे। मैं तुम्हें वहीं आकर मिलूंगा। अगरचे ये मर्चेंट नेवी का माल बरदार जहाज होगा, मगर उसकी आमद को खुफिया रखा जाएगा, क्योंकि इस जहाज पर फौजी असलहा लोडेड होगा। लेकिन मुझे अपने जराये से इस जहाज की आमद का पता चल जाएगा। अगर ये जहाज यूरोप या जनूबी अफ्रीका की किसी बंदरगाह से आ रहा है तो अब तक वहाँ से चल चुका होगा। उसकी आमद की तस्दीक हो जाएगी, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम के मुताबिक ही अमल करना होगा। तुम एक हफ्ता पहले सोमनाथ चले जाना और मैं द्वारका पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, जहाज को दो तरह से तबाह किया जा सकता है, या तो उसके पैंदे में मैग्नेट टाइम बम लगाकर उसे डबो दिया जाए, या उसके इंजन रूम और असलहा खाने में टाइम बम रखकर उसे उड़ा दिया जाए। करीम भाई ने मेरी तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखा और बोला, एक बात याद रखना, ये काम इतना आसान नहीं है। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस इतनी अहमक नहीं है कि जहाज को हमारे लिए खाली छोड़ दे और हम अपनी मनमानी कार्रवाई करके वापस आ जाएं। इस कमांडो ऑपरेशन में हो सकता है हमें अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़े। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, खुदा की कसम, अगर मैं अपनी जान कुर्बान करके इस जहाज को तबाह कर सकता हूँ तो मैं एक बार तो क्या, इस्लाम और कश्मीरी मुसलमानों के लिए 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। करीम भाई ने मुझे अपने गले लगा लिया। जब हमने सारी बात कर ली तो करीम कहने लगा, मैं पहले जाऊंगा, तो मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से निकलना। ये कहकर वो ब्रिज के खंडर की सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं भी बाहर निकल आया। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने कनखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे बज़ाहिर वहाँ कोई शक व शुबे वाला आदमी दिखाई न दिया। मुझे यकीन हो गया कि मैं खुफिया सर्विस वाले को धोखा देने में कामयाब हो गया हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता कंकर कंकरियां झील के पार की तरफ आ गया। गेट के सामने कई खाली टैक्सियां खड़ी थी। मैंने एक टैक्सी ली और उसे स्वामी नारायण जी के मंदिर चलने को कहा। दोपहर तक मैं स्वामी जी के मंदिर में बैठा रहा। दोपहर का भोजन भी मंदिर में ही किया। दोपहर के बाद कोई 3 बजे मैं टैक्सी लेकर मिस्टर पांडे के बंगले पर वापस आ गया।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।